नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 13 तुम हो अनन्या के अंशुमन। अंशुमन और अनिष्का अनन्या को बेहोशी की हालत में लेकर मेडिकल रूम में आ चुके थे। क्योंकि अंशुमन पहले ही इस कॉलेज में एडमिशन के सिलसिले में आ चुका था, इसलिए उसे यहाँ पर मेडिकल रूम ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। रीति इस समय बेड पर लेटी हुई थी। उसे वैसे तो ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस सर में हल्की सी चोट लगी थी जिसकी डॉक्टर ने बैंडेज कर दी थी। क्योंकि अनन्या पहले से ही 2 महीने हुए उस हादसे के कारण बहुत कमजोर थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे एनर्जी के लिए ग्लूकोज की एक ड्रिप लगा दी थी और दर्द का एक इंजेक्शन भी दे दिया था, जिस वजह से रीति इस समय बेहोश थी। अनिष्का और अंशुमन को नर्स ने बाहर बैठकर इंतजार करने के लिए बोल दिया था। क्योंकि वो दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, इसलिए इस समय उन दोनों के लिए ही सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो रही थी। फिर भी अनन्या ने पहल करते हुए अंशुमन से कहा, अनन्या अब ठीक है, इसलिए तुम्हें अगर कोई काम हो तो तुम ये से जा सकते हो। वैसे भी मैं उसका ध्यान रखने के लिए ये रुकने ही वाली हूँ। ये बोलकर वह अंशुमन को देखने लगी, क्योंकि वह उसे पहले से नहीं जानती थी। वैसे तो अंशुमन इस समय ये से जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास ये रुकने का कोई रीजन भी नहीं था। वह इस समय समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अंशुमन को इस तरह असमंजस की स्थिति में बैठा देखकर अनिष्का को कुछ याद आया और उसने अंशुमन से कहा, अरे सॉरी यार, इतनी हड़बड़ी में तो मैं तुम्हें हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोल ही नहीं पाई। वह आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अंशुमन के मोबाइल पर आर्यन का कॉल आ गया। तभी अंशुमन को याद आया कि वह तो आर्यन से अभी आने का बोलकर आया था और उसे इतना टाइम लग गया। उसने तुरंत ही आर्यन का कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो आर्यन। वो मैं। अंशुमन इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके कानों में आर्यन की गुस्से से भरी आवाज पड़ी, अरे भाई तू वो सब छोड़ और ये बता कि तू अभी है कहाँ। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा पंगा हो गया है, और तू है किमी इंडिया की तरह गायब हो गया है। टेंशन के कारण ये सब आर्यन ने एक ही सांस में बोल दिया था। अंशुमन ने उसे चुप करते हुए कहा, अरे मेरे भाई तू थोड़ी देर के लिए शांत हो जा और पहले कॉलेज के मेडिकल रूम में आ जा, फिर मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। ये बोलकर अंशुमन ने कॉल कट कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अभी कॉल कट नहीं किया तो आर्यन परेशान होकर उससे कॉल पर ही सारे सवाल करने लगेगा। 10 मिनट बाद आर्यन भागता हुआ मेडिकल डिपार्टमेंट में आया और बाहर अंशुमन को बैठा देखकर उसके पास जाकर घबराते हुए बोला, अरे भाई तू ठीक तो है ना? जल्दी बता तुझे क्या हुआ है। ये बोलकर वह अंशुमन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अपने सामने इस तरह से आर्यन को पैनिक करते देख अंशुमन ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, आर्यन मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो मैं यहाँ किसी और को एडमिट करवाने लाया था। अंशुमन की कही हुई इस बात को सुनकर आर्यन ने राहत की सांस ली और फिर वहां रखी बेंच पर बैठकर अंशुमन को भी बैठने का इशारा करते हुए बोला, अंशुमन तुझे पता है। वह आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही अनिष्का ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने अभी अभी इसे क्या कहा अंशुमन? उसकी बात पर आर्यन ने असमंजस में कहा, अब अंशुमन को अंशुमन नहीं तो क्या कहूंगा। उसकी बात सुनकर अनिष्का ने हैरान होते हुए अंशुमन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तो तुम हो अनन्या के अंशुमन? लेकिन तुम तो कहीं से भी एक वेटर नहीं लग रहे हो। अनिष्का की इस बात को सुनकर जहां अंशुमन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, वही आर्यन ने हंसते हुए कहा, वो यहाँ कॉलेज आया हुआ है तो यहाँ वेटर की ड्रेस पहनकर थोड़ी आएगा। उसकी बात सुनकर अनिष्का थोड़ी झेप गई, क्योंकि उसे अब जाकर याद आया कि वह जल्दबाजी में क्या बोल गई। उसी समय आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, आपने अभी अभी क्या कहा था? और ये अनन्या कौन है? और हमारा अंशुमन कब से उसका हो गया? भाई तू बता कि यहाँ चल क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अंशुमन ने हड़बड़ते हुए कहा, तू ये सब क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अनन्या मेरी बस एक अच्छी दोस्त है। अनिष्का ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरे कहने का भी वही मतलब था। अनन्या और अंशुमन अच्छे दोस्त है। ये बोलकर अनन्या भी अपनी पलकें झपकाते हुए इधर उधर देखने लगी।
उसे ऐसा करते देख आर्यन ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आया हो। अंशुमन के लिए भी यह सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, भाई तू अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था? अंशुमन को जवाब देते हुए आर्यन ने कुछ याद करके कहा, अरे हाँ भाई, मुझे याद आया। तुझे पता है आज किसी ने पूरे शेडो ग्रुप के लड़कों के साथ कुछ और खराब लड़कों की जाम कर धुलाई की है। अभी अभी उन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि यह सब किसने किया है। कुछ देर बाद उसने आगे कहा, जब तूने बताया कि तू मेडिकल रूम है तो मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि मुझे लगा उस इंसान ने तेरी भी धुलाई कर दी है। आर्यन की बात को सुनकर अंशुमन और अनिष्का ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह से सच जानते थे। आर्यन ने उन दोनों को देखते हुए नासमझ की स्थिति में कहा, अब तुम दोनों को क्या हुआ है जो तुम दोनों इतनी जोर जोर से हंस रहे हो? उसके सवाल का जवाब देते हुए अनिष्का ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अभी जिस इंसान की बात तुम कर रहे हो वह कोई और नहीं, हमारी अनन्या ही है। उसी ने अकेले उन सभी की ऐसी बड़ी ही हालत कर दी है। अनिष्का की यह बात सुनकर आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी अनिष्का ने उसे सुबह कॉलेज आने के बाद से अभी तक की सारी बातें बताई। उसकी इस बात को सुनकर आर्यन के साथ अंशुमन भी हैरान रह गया, क्योंकि उसे भी अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता थी। आर्यन ने मन ही मन खुद से कहा, अनिष्का जिस तरह से बता रही है उस हिसाब से अकेले अनन्या ने उन सभी लड़कों को इस हालत में पहुंचा दिया है। लेकिन एक अकेली लड़की किस तरह से ये सब कर सकती है, जबकि अनन्या तो उतनी ताकतवर दिखाई नहीं देती है। अंशुमन को ख्यालों में खोने रोकते हुए आर्यन ने उससे सवाल किया, अरे भाई तू ये तो बता कि ये अनन्या नाम की लड़की तेरी दोस्त कब से बन गई और ये है कौन? अंशुमन ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, एक्चुअली मैं आपसे जिस लड़की के फार्म हाउस में रहने वाला हूँ वह अनन्या और अनिष्का ही है। उसकी बात सुनकर आर्यन अपनी आंखें चौड़ी करके अनिष्का की तरफ देखने लगा और हकलाते हुए बोला, क्या ये सच बोल रहा है? मेरा मतलब ये आप लोगों के फार्म हाउस में पीजी के जैसे रहेगा? अनिष्का ने उसके जवाब में अपना सिर हाँ में हिला दिया। वे लोग बात कर ही रहे थे जब उन्हें किसी ने मेडिकल रूम के अंदर बुलाया और कहा कि अनन्या अब जाग चुकी है। उनकी बात सुनकर अनिष्का और अंशुमन दोनों जल्दी से मेडिकल रूम के अंदर पहुंच गए, क्योंकि अनन्या के अंदर अब थोड़ी एनर्जी आ गई थी, इसलिए वह उठकर बेड से टेक लगाकर बैठ गई थी। अनन्या ने जैसे ही अपने सामने अंशुमन को देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने अंशुमन से कहा, अंशुमन आप यहाँ कब आए? और आपको कैसे पता चला कि हम अभी यहाँ हैं? उसकी बात का जवाब देते हुए अनिष्का ने कहा, बेस्टी अंशुमन ही तो तुझे उस रूम से यहाँ लेकर आया था जब तू बेहोशी की हालत में थी। पहले ये बता कि तेरी तबीयत अब ठीक तो है ना, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? अनन्या पता नहीं क्यों अंशुमन से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी आंखों की नमी अनन्या को ये बताने के लिए काफी थी कि अंशुमन अनन्या के लिए कितना परेशान था, और यह जानकर कहीं ना कहीं अनन्या के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। अनन्या ने अनिष्का की तरफ देखकर उसे कहा, तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। हमें तो इस वक्त तुम दोनों ज्यादा बीमार लग रहे हो। ये बोलकर अनन्या हंसने लगी। उसे इस तरह हंसते हुए देख अनिष्का और अंशुमन ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि पिछले 2 घंटे के बाद रीति को होश आया था और वे लोग अभी तक यहाँ से एक पल के लिए भी नहीं हिले थे। उन्हें इस तरह देखकर आर्यन ने उनसे कहा, अब जब इन्हें होश आ गया है तो आप लोग कैफेटेरिया जाकर कुछ खा पी लो, जब तक इनका ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। वैसे तो वे दोनों अनन्या को उस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर अनन्या के फोर्स करने के कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा। उनके वहां से चले जाने के बाद आर्यन ने अनन्या के पास बैठते हुए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, वैसे क्या मैं तुमसे एक सवाल करूं? अनन्या ने अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे सवाल पूछने के लिए कहा। तो आर्यन ने पूछा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने उन सभी लड़कों को किस तरह से पीटा है, और मुझे ये जानना भी नहीं है, लेकिन मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि। इतना बोलकर वह चुप हो गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके एक सांस में कहा, क्या तुम अंशुमन को सच में पसंद करती हो, या फिर वह तुम्हारा बस दोस्त है? उद्धरण चिन्ह। अनन्या उसके इस सवाल पर भी शांत ही रही। उसने बस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हम बस अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि अंशुमन हमें बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। अनन्या का जवाब सुनकर आर्यन को खुशी हुई, क्योंकि अनन्या ने उसे स्पष्ट करके बातें बता दी थी। उसने मुस्कुराते हुए अनन्या से कहा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने अंशुमन की आंखों में तुम्हारे लिए परवाह देखी है, इसलिए मैं उसे कभी भी हॉट नहीं होने दे सकता हूँ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे से कॉलेज के बारे में कुछ और बातें करने लगे।
दूसरी तरफ अंशुमन और अनिष्का कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तब अंशुमन ने अनिष्का की तरफ देखकर उससे पूछा, अगर मैं तुमसे कुछ पर्सनल सवाल करूं, तो क्या तुम मुझे जवाब दोगी? उसकी इस बात पर अनिष्का ने कहा, क्या यह अनन्या के बारे में है? ये बोलकर अनिष्का अंशुमन के चेहरे की तरफ देखने लगी। अंशुमन ने अपने पलके झपकाकर उसे उसका जवाब दे दिया। अनिष्का ने उससे कहा, क्या तुम यही जानना चाहते हो कि डॉक्टर ने उसके चेकअप के समय कहा था कि जो हादसा इनके साथ हुआ है उसके कारण इनकी बॉडी अभी कमजोर है? तब डॉक्टर ने किस बारे में बात की थी? उद्धरण चिन्ह। अंशुमन ने बिना किसी हैरानी के अनिष्का से कहा, हाँ, तुम सही समझ रही हो, मैं अनन्या के पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं बताना हो तो तुम मना कर सकती हो। उसकी बात पर अनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अनन्या के मन में तुम्हारे लिए जो खींचाव देखा है, उस कारण से मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पहले उसके बारे में सब पता होना चाहिए। ये बोलकर अनिष्का ने कॉफी की एक सिप ली और आगे बोलना जारी करते हुए अंशुमन को अनन्या के उस हादसे की पहली की पिक्स दिखाते हुए बताया कि उसमें कितने बदलाव आ गए हैं। फिर अनिष्का ने हादसे वाली उस रात जो कुछ हुआ था और उसके बाद अनन्या के ट्रीटमेंट से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर अंशुमन की आंखें गुस्से के कारण लाल और दर्द के कारण नम हो गई थी। हालांकि यह सब जानने के बाद उसके मन में अनन्या के लिए फीलिंग और रेस्पेक्ट दोनों बढ़ गई थी, लेकिन उसे अनिष्का की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बातों में कुछ तो ऐसा है जो किसी को नहीं पता है। हालांकि उसने सोच लिया था कि वह इस बारे में सीधे अनन्या से ही बात कर लेगा। उसके बाद वे दोनों मेडिकल रूम की तरफ बढ़ गए, क्योंकि अब वैसे ही शाम के 5 बज गए थे और कॉलेज खत्म होने का टाइम हो गया था। इसलिए उन सभी ने डिसाइड किया कि वे सभी अब सीधे घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि अंशुमन को भी अनन्या के घर ही जाना था। इसलिए अनन्या ने उससे कहा, अंशुमन आप भी हमारे साथ हमारी कार में ही चलो, हम आपके ऑफनेट से आपका सामान लेकर फिर फार्म हाउस की तरफ चले जाएंगे। अनिष्का को भी उसकी बात सही लगी, इसलिए उसने भी इस बात के लिए मना नहीं किया। अंशुमन आर्यन से मिलकर उससे कुछ बात करके कॉलेज से बाहर आया और अनन्या की कार की पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही अनिष्का ने ड्राइवर से कहा, अंकल आपको अंशुमन रास्ता बता देगा, हमें आप वही ले चलिए। उसकी बात को मानकर ड्राइवर ने उनके बताए रास्ते पर कार चला दी। चैप्टर 14 अनन्या और अनिष्का की मस्ती। मल्होत्रा फार्म हाउस। विशाखा बुआ घर के गार्डन में बैठी हुई थी, तभी उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से अनन्या और अनिष्का कार से उतरकर बाहर आई और उसने साथ एक लड़का भी कार से उतरकर पीछे डिक्की में से कुछ सामान निकालने लगा। अनन्या और अनिष्का ने भी उसकी हेल्प करते हुए उसका पूरा सामान निकलवा लिया। अंशुमन अपने दो बैग्स को खींचता हुआ अनन्या और अनिष्का के पीछे बढ़ गया। उसने जैसे ही फार्म हाउस पर एक नजर डाली, उसे कुछ याद आ गया कि कैसे कुछ दिन पहले उसने इसी घर की बालकनी में किसी लड़की को अपने बालों को सूखते हुए देखा था, जिसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अंशुमन को समझने में देर नहीं लगी कि वह लड़की कोई और नहीं अनन्या ही थी, जिसका ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी अनन्या की बुआ दौड़ती हुई उसके पास आई और अनन्या के सिर पर लगी बैंडेज को देखते हुए घबराकर बोली, गुड़िया तुझे ये चोट कैसे लगी? उनके चेहरे पर साफ तौर पे अनन्या के लिए फिक्र देखी जा सकती थी। अनन्या ने अपनी बुआ जी को परेशान हुआ देख मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुआ सा इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस हल्की सी खरोच आई है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसकी बुआ उससे कोई और सवाल करती कि तभी उनकी नजर अनन्या और अनिष्का के पीछे खड़े लड़के पर गई। उन्होंने उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए पूछा, अरे तुम लोगों के साथ ये कौन आया है? पहले तो इस लड़के को यहाँ कभी नहीं देखा। उनकी बात का जवाब देते हुए अनिष्का ने विशाखा बुआ से कहा, अरे बुआ जी यह वही लड़का है अंशुमन, इसी के बारे में तो स्मार्टी ने आप सभी को बताया था, और आज से ही यह हमारे साथ हमारे घर में रहने वाला है, क्योंकि यह हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है, इसलिए हमने उसकी यहाँ आने में हेल्प कर दी। और अनिष्का की बात सुनकर उसकी बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो अंशुमन, राहत के दोस्त? अंशुमन ने बुआ जी के जवाब की सहमति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो विशाखा बुआ ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा चलो बच्चों, अब तुम सब पहले अंदर चलो, फिर हम सभी बाकी की बातें बैठकर करेंगे। जैसे ही सभी घर के अंदर गए, बुआजी ने एक सर्वेंट को बुलाकर अंशुमन का सामान उसके कमरे में शिफ्ट करने के लिए कहा। तो अनन्या ने आगे आते हुए कहा, बुआ सा क्या हम अंशुमन को उनका कमरा दिखा दे, और अगर आप कहे तो हम उन्हें घर भी अच्छे से दिखा दे। अनन्या की इस बात पर विशाखा बुआ ने ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, ठीक है गुड़िया, तुम्हें जो करना है करो,
तुम लोगों को भूख लग गई होंगी ना, इसलिए मैं तुम सब के लिए कुछ स्नैक्स रेडी करवा देती हूँ। ये बोलकर बुआ जी किचन की तरफ बढ़ गई। अनिष्का ने जैसे ही अनन्या को अंशुमन की तरफ जाते देखा, उसने अनन्या को छेड़ते हुए कहा, बेस्टी अंशुमन को रूम में सेट होने में अच्छे से मदद कर देना, मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। ये बोलकर अनिष्का ने अनन्या की तरफ देखकर एक आंख मीट की और सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। अंशुमन और अनन्या भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते दिए और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए। दरअसल बुआजी का रूम और गेस्ट रूम नीचे ही था, जबकि अनन्या और अनिष्का का रूम ऊपर वाले फ्लोर पर था, जिस कारण से अंशुमन का रूम या गेस्ट रूम अनन्या के रूम के जस्ट नीचे ही था। जब अंशुमन गेस्ट रूम में गया तो उसे रूम देखकर बहुत अच्छा लगा। वही अनन्या जाकर सीधे बेड पर पालती मारकर बैठ गई। अंशुमन रूम में सभी चीजों को ध्यान से देख रहा था। रूम में एक बेड था, उसके साइड में एक विंडो के सामने स्टडी टेबल लगा हुआ था। रूम में कानमे के बाथरूम था और एक साइड में कबर्ड बने हुए थे। अंशुमन ने अनन्या को इस तरह बैठता हुआ देख वहां रखे एक टेबल पर अपना बैग रखकर उसे ओपन करने लगा और उसमें से अपने कपड़े निकालकर अलमारी में जमाने लगा। अनन्या बस अंशुमन को ये सब करते हुए देखे जा रही थी। अंशुमन ने जब अनन्या को खुद को इस तरह देखता पाया तो उसने अनन्या से कुछ बात करने के बारे में सोचते हुए कहा, अनन्या क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अनन्या ने उसे देखते हुए कहा, आपको हमसे कुछ भी पूछने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर अंशुमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अनन्या से कहा, तुम मुझे ये बताओ कि आज सुबह जब तुम उस रूम में थी तो तुमने किस तरह से मेरे माइंड में मदद के लिए अपनी आवाज भेजी थी, जैसे तुम्हें टेलीपैथी आती है? अनन्या ने जब अंशुमन की बात सुनी तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपना सिर नीचे करते हुए थोड़ा रुक कर कहा, अगर तुम्हें अपने सवाल का जवाब जानना है तो तुम्हें हमारी एक हेल्प करनी होगी। उसकी बात ने अंशुमन को असमंजस में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अनन्या ने जब उसे परेशानी में देखा तो उसने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, हम चाहते हैं कि तुम बस एक बार हम पर भरोसा करो और हम जो भी तुमसे करने के लिए बोले उसे तुम बिना किसी सवाल के करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि उसके हम तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देंगे। उसकी इस बात पर ज्यादा विचार किए बिना ही अंशुमन ने अपनी जगह से उठते हुए उसके पास बेड पर बैठते हुए कहा, मुझे तुम पर पूर्ण भरोसा है, बोलो मुझे क्या करना होगा? अंशुमन की बात सुनकर अनन्या की आंखें नम हो गई और उसने बेड से उठते हुए पहले रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और अंशुमन से बोली, तुम पहले यहाँ नीचे आकर बैठो और ध्यान रखना तुम्हें एक तक सिर्फ मेरी ही आंख में देखना है, भले ही कुछ भी हो तुम्हें अपना ध्यान नहीं हटाना है। उसकी बात अंशुमन को थोड़ी अजीब तो लगी, साथ ही उसे हैरानी भी हुई, लेकिन फिर उसने ज्यादा कुछ सोचे बिना ठीक वैसा ही किया जैसा रीति ने कहा था, क्योंकि अनन्या को लग रहा था कि अनन्या पहले अंशुमन का माइंड इसलिए नहीं रीड कर पाई थी क्योंकि अंशुमन के माइंड में उससे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी। इस कंडीशन में अनन्या उसका माइंड तब ही पढ़ सकती थी जब अंशुमन उसे इसकी परमिशन दे। जैसे ही अंशुमन ने अनन्या की आंखों में देखा, अनन्या को उसकी तरफ से परमिशन मिल गई और उसने अंशुमन का माइंड रीड कर लिया। लगभग 10 मिनट बाद अनन्या को ये समझ आ गया था वह अंशुमन पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकती है और उसने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। अंशुमन समझ गया था कि अनन्या का काम हो गया है, क्योंकि अनन्या जब उसका माइंड रीड कर रही थी तो उसे अपने दिमाग में एक खिंचाव लग रहा था, लेकिन अब उसका माइंड रिलैक्स हो गया था, जिस कारण से उसे बहुत नींद आने लगी थी। अनन्या ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे अंशुमन को देखकर लगा कि उसे शायद इस समय नींद लेने की जरूरत है, इसलिए अनन्या ने उससे कहा, अंशुमन तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, हम रात के खाने के बाद तुमसे मिलकर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देंगे। अंशुमन ने उसकी इस बात के लिए इनकार नहीं किया क्योंकि इस समय उसे खुद भी रेस्ट की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए अनन्या के रूम से जाते ही अंशुमन अपने बेड पर जाकर गहरी नींद में सो गया। वही अंशुमन के रूम से निकलने के बाद अनन्या को बहुत ही तारोताजा महसूस हो रहा था। इसका कारण ये था कि इस समय कमजोरी के कारण अनन्या के शरीर में बहुत कम एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही वह अंशुमन के माइंड से कनेक्ट हुई उसे खुद से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने के कारण अनन्या की बॉडी ने लगभग अंशुमन के शरीर की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। हालांकि अनन्या खुद को ऐसा करने से रोकना तो चाहती थी, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाए। इसी वजह से अंशुमन को इतनी थकावट महसूस हो रही थी क्योंकि उसकी बॉडी से एनर्जी का लेवल लगभग खत्म हो चुका था। हालांकि अनन्या को अंशुमन के लिए थोड़ा बुरा जरूर फील हो रहा था, इसलिए वह लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर अंशुमन के जागने का वेट करने लगी।
कुछ समय बाद अनिष्का को भूख लग गई तो वह अपने रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे आई तो उसने अनन्या को अपने हाथ में मोबाइल रखे हुए सोफे पर बैठे देखा, तो वह उसके पास आकर बैठ गई। तभी उसने ध्यान दिया कि अनन्या की नजरें इस समय गेस्ट रूम पर टिकी हुई है। वह समझ गई कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। अनिष्का ने अपना चेहरा अनन्या के कान के पास लाते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, जिससे अनन्या का ध्यान उसकी तरफ गया तो अनन्या ने उसे देखकर हैरान होते हुए पूछा, तुम यहाँ कब आई अनिष्का? अनिष्का ने सामने रखी स्नैक्स की प्लेट में से कुछ चिप्स उठाकर अपने मुंह में डालते हुए कहा, मैं तो यहाँ अभी ही आई हूँ जब तुम अंशुमन के रूम के दरवाजे को ऐसे देख रही थी जैसे अपनी नजरों से ही उसके दरवाजे में होल कर देगी। ये बोलते हुए अनिष्का वहां रखी कुछ और प्लेट्स में से स्नैक्स खाने लगी। दूसरी तरफ अनन्या उसकी यह बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है अनिष्का, हम तो बस ये देख रहे थे कि अंशुमन को वो कमरा अच्छा लगा होगा या नहीं। ये बोलकर अनन्या ने अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगी। उसे ऐसा करते देख अनिष्का को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए कहा, देखो अनन्या, अगर तुम अंशुमन के साथ ऐसी वैसी हरकत करने के बारे में सोच रही हो तो अभी ही इन सभी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बुआ जी को बता दूंगी, फिर तुम अपना देख लेना। ये बोलकर अनिष्का अनन्या को आंख मारते हुए मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुनकर अनन्या समझ चुकी थी कि अनिष्का उसे परेशान करने के लिए ये सब बोल रही है, इसलिए वह अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिष्का को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही अनिष्का ने उसे अपने हाथ में पिलो लेकर उसकी तरफ बढ़ते देखा तो वह भी अपनी जगह से उठकर भागने लगी। अब पूरे लिविंग रूम में दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रही थी और पूरे रूम में उन दोनों की हंसी की आवाज गूंज रही थी। विशाखा बुआ, जो कि इस समय दिल्ली में सभी फैमिली मेंबर्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, दोनों की आवाज सुनकर अपने रूम से बाहर आ गई। उन्होंने जब अनन्या को इस तरह से खुश देखा तो उन्होंने मोबाइल पर चल रही वीडियो कॉल पर अपने भाई भाभी को भी दोनों की इन हरकतों को दिखाया तो वहां भी सभी के चेहरे पर हंसी के साथ आंखों में नमी उतर आई, क्योंकि उन सभी ने बहुत दिनों बाद रीति को इतना खुश देखा था। अब उन्हें अनन्या को देहरादून भेजने के अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं था और न ही अपने बच्चों को खुद से दूर करने का दुख था। बहुत देर तक वे सभी अनन्या और अनिष्का की मस्ती को देखते रहे। फिर कुछ देर बाद जब अनिष्का और अनन्या थक गई तो वे दोनों सोफे पर एक दूसरे से टिककर बैठ गई और विशाखा बुआ भी अपना मोबाइल लेकर अपने रूम में वापस चली गई, क्योंकि दोनों बहुत थक गई थी और उन्हें भूख भी बहुत तेज लग गई। तो वे दोनों साथ में विशाखा बुआ के द्वारा बनाए गए स्नैक्स का मजा लेने लगी। चैप्टर 15, अंशुमन पर अनन्या का भरोसा। रात के 9 बज रहे थे जब सभी रात का खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में आ गए थे, लेकिन किसी को भी अंशुमन जब दिखाई नहीं दिया तो विशाखा बुआ ने कहा, जाओ अंशुमन को बुला कर ले आओ, क्योंकि वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है। ये बोलकर विशाखा बुआ अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। जैसे ही एक सर्वेंट अंशुमन के रूम की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अनन्या ने अपनी आंखों से अनिष्का को उसे रोकने का इशारा किया। अनिष्का समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने उस सर्वेंट को रोकते हुए कहा, तुम अंशुमन को बुलाने मत जाओ। विशाखा बुआ ने जैसे ही अनिष्का की बात सुनी उन्होंने हैरानी से अनिष्का से सवाल किया, तुमने उसे जाने क्यों रोका? क्या अंशुमन हमारे साथ डिनर नहीं करेगा? उद्धरण चिन्ह। अब अनिष्का असमंजस में अनन्या की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बुआ जी को क्या जवाब दे। तभी अनन्या ने विशाखा बुआ से कहा, बुआ सा वो क्या है ना, अंशुमन जब से आया हुआ है तब से अपना सामान जमाने में बिजी थे और आज दिन भर कॉलेज में भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के कारण शायद उन्हें बहुत थकान हो गई है, जिस वजह से वो जल्दी सो गए हैं। अभी जब मैं उनके रूम के पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा था कि अंशुमन गहरी नींद में सोए हैं। अनिष्का ने भी अनन्या का साथ देते हुए कहा, बुआ चलो ना हम सब खाना कहा लेते हैं, जब अंशुमन को भूख लगेगी तो वह खुद किचन में आकर खाना कहा लेगा या हम में से किसी को जगह देगा। विशाखा बुआ ने भी उनकी बात पर हामी भरते हुए अपना सिर हिला दिया और वे सभी खाना खाने लगे, लेकिन अनन्या का ध्यान अभी भी अंशुमन के कमरे की तरफ ही था। इस समय अंशुमन की कंडीशन देखते हुए उसे उसकी फिक्र हो रही थी। आखिर अंशुमन के अभी तक ना उठने की वजह कहीं ना कहीं अंशुमन ही है।
जब सभी का डिनर हो गया तो विशाखा बुआ ने दोनों को गले लगाकर उनसे गुड नाइट कहा और फिर वे सर्वेंट से बोलकर डाइनिंग टेबल साफ करवाने लगी। कुछ सोचकर अनन्या भी अनिष्का के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अनन्या ने अपने रूम में जाकर अपने टेबल से मोबाइल उठाया और एक मैसेज टाइप करके अंशुमन को भेज दिया और फिर अपने रूम को अंदर से बंद करके वह ध्यान में बैठ गई, क्योंकि इस समय अपनी सारी पावर को यूज करने के लिए एनर्जी की जरूरत थी और फिलहाल के लिए उसके पास एनर्जी बढ़ाने का एकमात्र तरीका मेडिटेशन करना ही था। रात के 1 बजे के करीब जब अंशुमन की नींद खुली तो उसने खुद को अनजान जगह पर देखा तो वह असमंजस में पड़ गया। तभी उसे याद आया इस समय तो वह अनन्या के घर आ गया था, क्योंकि इस समय अंशुमन को सोए हुए बहुत देर हो चुकी थी और कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। इस कारण से अंशुमन ने अपने बेड पर हाथ फेरकर अपना मोबाइल ढूंढने की कोशिश की और मोबाइल मिलते ही उसकी फ्लैश लाइट चालू कर दी। तभी अंशुमन की नज़र अपने मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहे अनन्या के मैसेज पर गई। जब उसने मैसेज ओपन किया तो उसमें लिखा था, जब भी तुम्हारी नींद खुले मुझे मिस कॉल कर देना। पहले तो अंशुमन ने खड़े होकर अपने रूम की लाइट ऑन की, फिर टाइम देखकर वह हैरान हो गया। पहले तो उसने सोचा कि शायद इस टाइम तक रीति सो चुकी होंगी इसलिए यूज कॉल नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी किसी ने अंशुमन के दरवाजे पर नॉक किया, जिस कारण अंशुमन ये सोचने लगा कि इतनी रात उसके रूम में कौन आया होगा। दूसरी तरफ अनन्या जैसे ही मेडिटेशन से उठी तो उसने देखा रात के 1 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक अंशुमन का यूज कोई कॉल नहीं आया, इसलिए वह एक बार यूज चेक करने की सोचकर अपने रूम से बाहर आ गई। जैसे ही अनन्या नीचे आई उसने देखा कि अंशुमन के रूम में हल्की हल्की लाइट जल रही है। ये देखकर वह सीधे किचन की तरफ बढ़ गई और अंशुमन के लिए खाना गर्म करके एक थाली में लगा दिया और उसके रूम की तरफ खाने की थाली लेकर बढ़ गई। जैसे ही अनन्या उसके रूम के बाहर पहुंची अचानक से रूम की लाइट जल गई। ये देखकर अनन्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने रूम पर बाहर से नॉक कर दिया। क्योंकि इस समय अंशुमन दरवाजे के पास ही खड़ा था इसलिए उसने कुछ सोचकर धीरे से दरवाजा खोल दिया। पहले तो अनन्या को अपने सामने देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनन्या के हाथ में रखी खाने की थाली पर गई उसकी आंखें खुशी से चमक गई। अंशुमन ने अनन्या के हाथ से खाने की थाली ली और अनन्या को अंदर आने का बोलकर वह रूम में रखे काउच पर जाकर बैठ गया और थाली को सामने रखे टेबल पर रखकर खाना खाने लगा। अनन्या समझ सकती थी कि यूज इस समय बहुत भूख लगी है, इसलिए वह भी मुस्कुराते हुए रूम में आ गई और बेड पर जाकर बैठ गई। अंशुमन खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि यूज आज इतनी ज्यादा भूख क्यों लगी थी, लेकिन इस समय उसने सिर्फ खाना खाने पर फोकस किया। कुछ समय बाद जब अंशुमन का खाना हो गया तो वह अनन्या से अभी आने का बोलकर किचन में थाली रखने के लिए चला गया। कुछ ही देर में अंशुमन जब अपने कमरे में आया तो उसने अनन्या को अपने बेड पर बैठा देखकर उससे पूछा, अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो हम हमारी बातें सुबह कर सकते हैं, तुम अभी जाकर सो जाओ। अंशुमन अच्छी तरह से जानता था कि अनन्या ने शाम के समय यूज प्रॉमिस किया था कि वह अपने बारे में उसे सब कुछ बताएगी और शायद वह उसके रूम में अभी आई भी इसलिए ही है, लेकिन अंशुमन जानता था कि पहले ही बहुत रात हो चुकी है, इसलिए इस समय बात करने से अनन्या की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए उसने अनन्या को अभी अपने रूम में जाने के लिए बोल दिया। अनन्या ने अंशुमन की तरफ देखकर कहा, हमें अभी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हम अभी अभी ही मेडिटेशन करके यहाँ आए हैं, तो हम दोनों अभी बात कर सकते हैं। अनन्या की बात सुनकर अंशुमन को थोड़ी हैरानी हुई कि अनन्या जैसी लड़की भी मेडिटेशन करती होंगी, लेकिन इस समय ये बात उसे समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी अंशुमन ने इस बारे में अनन्या से कोई सवाल नहीं किया। अनन्या ने जब अंशुमन को अभी भी दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसने अपनी जगह से उठते हुए गंभीरता से कहा, इस समय हमारा तुम्हारे रूम में रुकना सही नहीं होगा, क्यों ना हम दोनों टेरेस पर चलकर बात करें। उसकी बात अंशुमन को भी सही लगी इसलिए उसने अनन्या को जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये बोलकर अंशुमन ने अपने रूम में जाकर अपना मोबाइल उठा लिया और अनन्या पीछे पीछे रूम से निकल गया। जैसे ही अनन्या और अंशुमन टेरेस पर पहुंचे एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजर, जिससे उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। देहरादून में इस समय का मौसम बहुत ठंडा हो गया था, कभी कभी हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगती थी। दोनों इस समय जाकर टेरेस के एक कोने में खड़े होकर देहरादून के नज़ारे को देख रहे थे। तभी अनन्या ने अंशुमन से कहा, हम तुम्हें आज जो कुछ भी बताने जा रहे हैं इस भरोसे से बता रहे हैं कि आप इसका जिक्र किसी और से नहीं करेंगे। जब अनन्या ये बोल रही थी तो अंशुमन उसके चेहरे को ही दसक रहा था, जिस पर मासूमियत के साथ गंभीरता भी दिखाई दे रही थी। अंशुमन ने अनन्या से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो।
यकीनन मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी बात बताना शुरू किया। दरअसल हम तुम्हें पहले ये बताना चाहते हैं कि हम असली रीति नहीं है। ये बोलकर अनन्या अंशुमन के चेहरे में आए बदलाव की तरफ देखने लगी, लेकिन अंशुमन ने उसकी इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उसे पहले से ये पता हो। अनन्या ने उस पर से नजर हटाते हुए कहना जारी रखा, तुम्हारे सामने जो शरीर है वह जरूर अनन्या का है, लेकिन उसकी आत्मा तो 2 महीने पहले हुए उस एक्सीडेंट के समय ही इस शरीर से जा चुकी थी। फिर एक गहरी सांस लेकर रीति ने कहा, तुम्हें शायद इस बारे में अनिष्का पहले ही बता चुकी है कि अनन्या के साथ 2 महीने पहले क्या हुआ था। अनन्या की इस बात पर जरूर अंशुमन के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह आज अनन्या की बातें सुनना चाहता था। अनन्या ने आगे कहा, हमें ये सब इसलिए पता है क्योंकि हमने शाम को तुम्हारा माइंड रीड किया था, इसलिए हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। चलो वो बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने बारे में तुम्हें बता देते हैं। हमारा असली नाम ओजस्विनी है। ये तो हमें भी नहीं पता कि हम अनन्या के शरीर में कैसे आ गए। जब हमें वो सब कुछ पता चला जो कि अनन्या के साथ हुआ है, तो ये जानकर हमें उसके लिए बहुत बुरा लगा। पहले तो हम उसके परिवार वालों को हमारे ओजस्विनी होने का सच बताने वाले थे, लेकिन जब हमने उनके परिवार के सभी लोगों की आंखों में अनन्या के खोने का डर देखा तो हम उन सभी को कुछ नहीं बता पाए। हमने ये सोच लिया कि हम उन सभी के साथ उनकी अनन्या बनकर रहेंगे और रीति के गुनहगारों को सजा देंगे, लेकिन हमें अपनी मतलब ओजस्विनी के इस शरीर में आने का मकसद भी जानना था। इसलिए सबसे पहले हमने उन सभी लोगों के माइंड को रीड करके यहाँ की भाषा को सीखा और उन सभी से पास में अनन्या के रिश्ते के बारे में जाना। फिर धीरे धीरे करके हम उन लोगों में घुलने मिलने लगे। ये बोलकर अनन्या थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अंशुमन के मन में उसे लेकर बहुत सारे सवाल होंगे। अनन्या को इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर अंशुमन ने उससे सवाल किया, तो फिर तुम्हारे यहाँ देहरादून आने और हमसे मिलने के पीछे भी कोई कारण है क्या? ये बोलते हुए अंशुमन के मन में अजीब सा डर था जिसे वह खुद नहीं समझ पा रहा था। शायद ये डर अनन्या को खोने का था। अनन्या ने उसके सवाल को सुनकर आसमान की तरफ नजर करते हुए कहा, यहाँ आने से कुछ दिन पहले हम यही सोच रहे थे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ देर के लिए मेडिटेशन कर, लेकिन जैसे ही हमने ध्यान लगाना शुरू किया, हमारे दिमाग में अतीत की कुछ यादें आने लगी जो कि द्रोणंगा से जुड़ी हुई थी, जिससे हमारा ध्यान टूट गया। हमने सोचा कि शायद ये किस्मत का कोई इशारा ही है, लेकिन इसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी था कि वर्तमान में द्रोणंगा का नाम क्या है। हमें अनिष्का से पूछने पर पता चला कि देहरादून का पुराना नाम ही द्रोणंगा था। फिर अनिष्का ने हम दोनों को यहाँ आने के लिए घर के सभी लोगों को मनाया। घर में सभी को यही लगता है कि वह हमें यहाँ माहौल बदलने के लिए लाई है, जबकि सच तो ये था कि हम खुद यहाँ आना चाहते थे। ये बोलकर जैसे ही अनन्या चुप हुई, अंशुमन ने उससे तुरंत सवाल किया, और हमारे बारे में क्या? और तुमने हमें ही यह सब बताने के लिए क्यों चुना? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल पर अनन्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर साइड में लगे झूले में जाकर बैठ गई। अंशुमन भी उसके साथ आकर अनन्या के बगल में उसी झूले पर बैठ गया। चैप्टर 16, प्रतापपुर और आर्जव वंश का अतीत। अनन्या ने जब अंशुमन को अपने बारे में सवाल करते देखा तो वह अंशुमन के मन में चल रही उलझनों के बारे में अच्छी तरह से समझ पा रही थी। वह अंशुमन की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, अंशुमन, मैंने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं चुना है, बल्कि मेरे दिल ने मुझसे तुम पर भरोसा करने के लिए कहा है। अंशुमन ने जैसे ही अनन्या की यह बात सुनी, उसके चेहरे से परेशानी के सारे भाव चले गए और उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी ने जगह ले ली। अंशुमन ने अपना सिर अनन्या की गोद में रखकर झूले पर ही सीधे होते हुए कहा, मुझे इसके आगे तुमसे अपने बारे में कुछ नहीं जानना है। मेरे लिए यही काफी है कि तुम मेरे करीब सिर्फ भरोसे की वजह से हो। अंशुमन की यह बात सुनकर अनन्या की आंखें नम हो गई थी। ये देखकर अंशुमन ने माहौल को बदलने के लिए अनन्या से कहा, अब तुम मुझे अपने मतलब ओजस्विनी के बारे में कुछ बताओ। तुम्हारे परिवार के लोग इस वक्त कहाँ है? क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती हो? उसके सवाल को सुनकर अनन्या ने अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, मेरे परिवार या वंश के लोगों में से तो अब तक कोई भी जीवित ही नहीं होगा। उसकी इस बात को सुनकर अंशुमन उसकी तरफ असमंजस में देखने लगा, जैसे अनन्या की बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई हो। अनन्या ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए आगे कहना जारी रखा, शायद तुम्हें यह बात समझ नहीं आई है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और ओजस्विनी का अस्तित्व भी अतीत में ही था, आज में नहीं। अनन्या ने अंशुमन को अपने बारे में बताते हुए आगे कहा, आज से कई हजार साल पहले एक आर्जव वंश था।
जिसके वंशज प्रतापपुर नाम के एक छोटे से राज्य में रहते थे। उस वंश को यह वरदान मिला था कि वहां जन्म लेने वाली हर लड़की बहुत तेजस्वी होती थी। पहले तो यहाँ के लोगों ने इसे एक वरदान के रूप में माना और आर्जव वंश की ज्यादातर लड़कियों की बहुत समृद्ध लोगों या राजा से शादी होने लगी थी, क्योंकि वे सभी तेजस्वी होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। लेकिन बहुत समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि यही वरदान इन लड़कियों के लिए अभिशाप बनने लगा। किसी दूसरे राज्य के एक व्यक्ति ने प्रतापपुर के लोगों के बीच ये बात फैला दी कि यदि वे लोग इसी तरह से अपनी लड़कियों की शादी करते रहे तो दूसरे लोगों को उनके वरदान का फायदा होता रहेगा, लेकिन इसकी वजह से आर्जव वंश धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे यह बात सभी लोगों के मन में बैठ गई कि उन लोगों को इस वरदान का उपयोग खुद के लिए करना चाहिए। तभी उनमें से कुछ लोगों को कहीं से पता चला कि इस समय सभी साम्राज्य एक दूसरे से युद्ध करने की बजाय विश्वकन्याओं को भेजकर अपने दुश्मन का अंत कर रहे हैं। ये खबर पता चलते ही प्रतापपुर के कुछ लोगों ने वहां के राजा वीरेंद्र से छुपकर अपनी छोटी छोटी बच्चियों को बहुत कम मात्रा में हर महीने थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू कर दिया, ताकि वे उन्हें भी विषकन्या बना सके, जिस वजह से धीरे धीरे उन बच्चियों को इस विष की आदत हो गई। जहां दूसरे राज्यों की लड़कियां विषकन्या बनने की प्रक्रिया में 20% ही सफल हो पाती थी और बाकी की बच्चियां इस विष के प्रभाव से जीवित नहीं रह पाती थी, वही आर्जव वंश की लड़कियां अधिक शक्तिशाली होने की वजह से 10 में से 8 लड़कियां विषकन्या बनने में सफल होने लगी। धीरे धीरे यह बात वहां के राजा के कानों तक भी पहुंच गई, लेकिन पैसों और शोहरत के लालच में आकर वहां के राजा ने किसी को भी इस कार्य को करने से नहीं रोका, जिसके प्रभाव से आर्जव वंश के राजा के घर में लगभग 100 वर्षों तक किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ। जहां राजा इस समय कन्या प्राप्ति के लिए हर प्रकार का अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ प्रतापपुर की सारी प्रजा अब अपने फायदे के लिए अपनी अपनी बच्चियों को विषकन्या बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि अब प्रतापपुर से हर वर्ष 1 से 2 लड़की विषकन्या के रूप में किसी भी राज्य के द्वारा बहुत मूल्य चुकाकर ली जाने लगी। इस वजह से हर वर्ष बहुत सी बच्चियों की विष सहन न कर पाने के कारण मृत्यु भी होने लगी थी। जब तक राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। जब अनन्या थोड़ी देर के लिए चुप हुई तो अंशुमन समझ गया था कि इस समय अनन्या बहुत इमोशनल हो गई है, इसलिए उसने वहां से उठते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए नीचे से पानी लेकर आता हूँ। अनन्या ने उसकी बात पर हाँ में अपना सर हिलाकर सहमति दे दी, तो अंशुमन सीढ़ियों से नीचे की तरफ चला गया। अंशुमन जैसे ही किचन से पानी की बोतल लेकर बाहर आ रहा था, तो उसकी नजर विशाखा बुआ पर गई, जो उसके ही सामने ही खड़ी थी। अंशुमन ने उन्हें देखकर सवाल किया, बुआ जी आप यहाँ कैसे? उसकी बात पर विशाखा बुआ ने जम्हाई लेते हुए कहा, यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम रात के 3 बजे यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंशुमन उनके सवाल से थोड़ा घबरा गया, फिर उसने कुछ सोचते हुए बुआ जी को अपने हाथ में राखी पानी की बोतल को दिखते हुए बोला, बुआ जी मैं बस इसके लिए यहाँ आया था। विशाखा बुआ ने उसके जवाब को सुनकर उसके हाथ से वह पानी की बोतल लेते हुए बोली, बेटा मैं भी पानी लेने ही आई थी, मैं तुम्हारी ये बोतल लेकर जा रही हूँ, तुम किचन से दूसरी बोतल अपने लिए ले लेना। अंशुमन ने बुआ जी को ठीक है बोलकर वापस किचन की तरफ चला गया, और बुआ जी भी वहां से अपने कमरे में वापस चली गई। अंशुमन को जब बुआ जी की वापस जाने की कदमों की आवाज आई तो उसने एक गहरी सांस ली और किचन से पानी की एक बोतल लेकर टेरेस पर वापस चला गया। जब तक अंशुमन वापस पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या वहां बैठकर आसमान में देखते हुए मुस्कुरा रही है। उसे इस तरह देखकर अंशुमन की आंखें भी खुशी से चमक उठी, और उसने अनन्या की तरफ बढ़ते हुए वह पानी की बोतल रीति के सामने कर दी। अनन्या ने उसके हाथ से बोतल लेकर पानी पीते हुए सवाल किया, तुम्हें पानी लाने में इतनी देर कैसे लग गई? अंशुमन ने अनन्या की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि नीचे मुझे विशाखा बुआ मिल गई थी। उसकी बात सुनकर अनन्या ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कहीं उन्हें पता तो नहीं चला कि हम दोनों इतनी रात को यहाँ पर साथ में हैं? अंशुमन ने उसे शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स अनन्या, घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, और अब तक तो वो वापस जाकर फिर से सो भी गई होंगी। अंशुमन की बात सुनकर अनन्या ने एक चैन की सांस ली। कुछ देर दोनों इसी तरह शांति से झूले पर बैठे रहे। कुछ देर की शांति के बाद अंशुमन ने अनन्या से सवाल किया, तुम मुझे जो भी बात बता रही हो क्या इसका तुम्हारे पास से कोई कनेक्शन है? उसकी बात को सुनकर अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमसे कोई कनेक्शन नहीं है बल्कि यह हमारा भी पास्ट है। उसकी बात सुनकर अंशुमन ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, मतलब मैं समझा नहीं। अनन्या ने अपनी बात आगे जारी करते हुए कहा, हम आर्जव वंश की ही राजकुमारी ओजस्विनी है।
अंशुमन ने शौकत होते हुए अपनी जगह से खड़े होकर कहा, तुम राजकुमारी? मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म इतने समय बाद कैसे? लेकिन ये सब कैसे हुआ? और तुमने तो बताया था कि उस वंश के राजा के यहाँ अगले 100 वर्ष तक कोई लड़की नहीं हुई थी। तो फिर तुम कैसे? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने अंशुमन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठाते हुए कहा, हमने कहा था कि 100 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई, लेकिन जब राजा वीरेंद्र 120 वर्ष के हो गए थे तो उन्होंने अपना सारी कोशिश करके एक ऋषि को खुश किया, तो उस ऋषि ने राजा वीरेंद्र को वरदान दिया कि उनके पोते समृद्ध को 25 वर्ष की आयु में एक पुत्री प्राप्त होगी। राजा वीरेंद्र इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने वापस प्रतापपुर जाकर अपने पोते समृद्ध की शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया, क्योंकि राजकुमार समृद्ध पहले ही 24 वर्ष के हो चुके थे। लेकिन ये सुनकर समृद्ध कहीं न कहीं खुश नहीं थे। धीरे धीरे राजकुमार समृद्ध उदास रहने लगे। जब राजा ने एक दिन उनसे उनकी उदासी की वजह पूछी तो राजकुमार समृद्ध ने हिम्मत करके राजा को बताया कि उन्होंने अपने ही राज्य की एक लड़की से कुछ वर्ष पहले ही विवाह कर लिया है। उनकी बात को सुनकर राजा बहुत नाराज हुए, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि इस राज्य की ज्यादातर लड़कियां विष्कन्या हैं और वो किसी भी तरह से बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है। अब राजा ने पूरी तरह से पुत्री पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन तभी राजकुमार समृद्ध ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी इस समय 6 माह की गर्भवती है। ये बात सुनकर राजा पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने सवाल किया, क्या तुम्हारी पत्नी एक विष्कन्या नहीं है? राजकुमार समृद्ध ने उन्हें जवाब में कहा कि ऐसा नहीं है पिताजी, वो भी एक विष्कन्या है, लेकिन पता नहीं कैसे वह गर्भवती हो गई। राजकुमार की बात सुनकर राजा को हैरानी तो हुई, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को अपने वरदान का फल मानकर स्वीकार करते हुए राजकुमार समृद्ध की पत्नी उज्ज्वला का महल में स्वागत करने की तैयारी करने के लिए कह दिया। इस बात से राजकुमार समृद्ध और उज्ज्वला भी बहुत खुश हुए और जल्द ही वह दिन आ गया जब राजकुमार का 25वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। हालांकि इसी दिन उनकी पत्नी को अपने 9वें महीने की शुरुआत में ही अपने पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ समय बाद ही एक पुत्री को जन्म दिया। लेकिन राजा को जल्द ही यह बात पता चली कि उज्ज्वला के शरीर में पूरी तरह से जहर फैल जाने के कारण उनकी मृत्यु बच्ची के जन्म के तुरंत बाद हो गई। राजा ने अपनी परपौत्री का नाम उसकी मां के नाम से ओजस्विनी रख दिया। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो राजा ने एक बार गलती से उस बच्ची के लिए बनाई गई खीर खा ली, जिस वजह से उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। जब राजकुमार समृद्ध ने इस बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने राजकुमारी ओजस्विनी की देखरेख के लिए जिस महिला को रखा था वह बचपन से ही राजकुमारी को थोड़ा थोड़ा जहर देती आ रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि जिस तरह प्रतापपुर की सभी लड़कियां विष्कन्या बन गई है, उसी प्रकार राजकुमारी भी एक विष्कन्या बने। ये बात पता चलते ही राजकुमार ने राजा बनते ही यह निर्णय लिया कि वे राजकुमारी को किसी को भी बिना बताए इस राज्य से दूर भेज देंगे। अंशुमन ने अनन्या की बात सुनकर उसे बीच में रोकते हुए सवाल किया, तो क्या तुम भी एक विष्कन्या थी? अनन्या ने अंशुमन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, सच्चाई तो यही है कि हम भी एक विष्कन्या ही थे। उसकी बात सुनकर अंशुमन ने हैरान होते हुए सवाल किया, क्या तुम्हें तुम्हारे पिता प्रतापपुर से दूर नहीं भेज पाए थे? अनन्या अंशुमन की उत्सुकता को समझ रही थी, लेकिन उसने जैसे ही मोबाइल में समय देखा तो वह हैरान रह गई थी। उसने अंशुमन से कहा, हम आगे की बातें बाद में बताएंगे, फिलहाल के लिए हम दोनों को नीचे चलना चाहिए, क्योंकि वैसे ही सुबह के 5 बज चुके हैं। अगर किसी ने हमें साथ में इतनी सुबह देख लिया तो परेशानी हो सकती है। अंशुमन को भी रीति की बात सुनकर ध्यान आ गया कि हल्का हल्का उजाला हो गया है और उन दोनों ने बात करते हुए ये ध्यान ही नहीं दिया। अंशुमन ने भी अनन्या की बात से सहमत होते हुए हाँ में अपना सर हिलाया और दोनों टेरेस से नीचे आकर अपने अपने रूम में चले गए। क्योंकि अभी सिर्फ सुबह के 5 बजे थे, इसलिए कोई भी अभी तक सोकर नहीं उठा था, तो किसी की भी नजर उन दोनों पर नहीं गई। दोनों जल्दी जल्दी अपने रूम में जाकर 7 बजे का अलार्म लगाकर सो गए, जिसमें उन्हें कॉलेज जाने में देरी न हो। अंशुमन और अनन्या दोनों के ही चेहरे पर आज खुशी झलक रही थी, क्योंकि आज उन दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना अधिक समय बिताया था। वही अंशुमन के मन में इस समय ओजस्विनी के पास के बारे में जानने की उत्सुकता भी थी, और इसी तरह दोनों जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। चैप्टर 17, एक ही क्लास में अनन्या और अंशुमन। अगली सुबह अंशुमन, जो कि अलार्म की आवाज से जाग चुका था, वह सुबह उठते ही अपने रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि विशाखा बुआ गार्डन में फूलों को पानी दे रही है। अंशुमन ने उनके पास जाकर कहा, गुड मॉर्निंग बुआ जी। विशाखा बुआ ने अंशुमन की आवाज सुनी तो वह पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने अंशुमन से सवाल किया,
बेटा क्या तुम रोज सुबह इतने ही बजे उठते हो? विशाखा बुआ को लगा कि उन्हें अनन्या और अनिष्का के साथ साथ अब से अंशुमन का भी ख्याल रखना है, इसलिए उन्हें उसका डेली रूटीन भी पता होनी चाहिए। अंशुमन ने गार्डन के पौधों को देखते हुए जवाब दिया, नहीं बुआ जी, आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। नहीं तो डेली मैं 5 बजे उठकर जॉगिंग करने जाता हूँ, फिर वापस आकर आधे घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। उसकी बात सुनकर विशाखा बुआ ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मेरा ये का काम हो गया है तो मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने जा रही हूँ। तुम्हें भी जो कुछ खाने में पसंद हो वो बता देना, मैं तुम्हारे लिए रेडी करवा दूंगी। जब तक तुम जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ। वैसे भी अनन्या और अनिष्का भी आती ही होंगी। अंशुमन ने विशाखा बुआ के साथ अंदर की तरफ जाते हुए कहा, मुझे तो सब कुछ चल जाता है खाने में, आप जो चाहे वो रेडी करवा सकती है। ये बोलते हुए वह अपने रूम की तरफ चला गया। उसे जाते देख विशाखा बुआ बोली, राहत ने सच ही कहा था, उसका दोस्त बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये बोलकर वे भी किचन की तरफ भाग गई। दूसरी तरफ अनन्या इस समय मेडिटेशन कर रही थी। आज उसे अपनी पावर्स बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। देखते ही देखते 8:30 बज गए। जब अनन्या मेडिटेशन करके उठी तो समय देखकर वह तुरंत बाथरूम की तरफ शावर लेने के लिए भाग गई, क्योंकि उसे 9 बजे तक कॉलेज पहुंचना था। अंशुमन अब तक रेडी हो चुका था और वह अपना मोबाइल उठाकर एक नंबर डायल करता है। ये कॉल उसने आर्यन को किया था। जैसे ही आर्यन ने कॉल पिक किया, अंशुमन ने उससे कहा, मैंने अनन्या के घर की लोकेशन तुझे भेज दी है, तू मुझे यहीं से पिक कर लेना। ये बोलकर उसने आर्यन से कुछ देर और बात की और फिर कॉल कर दिया। वह अपना बैग लेकर सीधे डाइनिंग एरिया में आ गया तो उसने देखा कि बुआजी और अनिष्का वह बैठकर अनन्या के आने का वेट कर रही है। अंशुमन ने उनके पास जाकर बैठते हुए कहा, क्या हुआ, अनन्या अभी तक कॉलेज के लिए रेडी नहीं हुई क्या? ये बोलते ही उसने सोचा शायद सुबह को लेट सोने की वजह से अनन्या की नींद पूरी नहीं हुई होगी। अनिष्का ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, पता नहीं आज कैसे वो लेट हो गई। अभी जब मैं उसके रूम में गई थी तो वह बस रेडी ही हो रही थी। अभी कुछ देर में ही नीचे आती होगी। जैसे ही अनिष्का ने ये कहा, उसने देखा कि अनन्या सीढ़ियों से नीचे आ रही है तो वह अपने हाथ से रीति की तरफ इशारा करते हुए बोली, लो आ गई मैडम। अंशुमन ने जैसे ही यह हंसना उसने अपनी नजरें सीढ़ियों की तरफ कर ली तो उसने देखा कि अनन्या ने आज वाइन कलर का फुल स्लीव टॉप और प्लान वाइट लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ है, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। आंखों पर ग्लासेज के साथ उसने अपने बालों को इकट्ठा करके एक मैसी बन बनाया हुआ है जो उसे एक क्यूट लुक दे रहा है। अनन्या को इतने क्यूट अंदाज में आया देख अंशुमन हल्का सा मुस्कुराते देता है और अपना ध्यान अनन्या से हटाने के लिए अपने मोबाइल को निकलकर उसमें कुछ करने लगता है। हालांकि भी वह अपनी एक तिरछी नजर बार बार अनन्या पर डाल दे रहा था। जब सभी लोग नाश्ता करने लगे तो विशाखा बुआ ने अंशुमन से पूछा, बेटा तुम भी इन लोगों के साथ कार से ही कॉलेज चले जाना। उनकी इस बात का जवाब देते हुए अंशुमन ने कहा, नहीं बुआ, मेरा एक दोस्त मुझे लेने आ रहा है, मैं उसी के साथ कॉलेज चला जाऊंगा। अंशुमन की बात पर विशाखा बुआ ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आई तो अंशुमन समझ गया था कि आर्यन उसे लेने आ गया है, इसलिए वह अनन्या और अनिष्का को जल्दी निकलने का बोलकर वहां से चला गया। अंशुमन के वहां से जाते ही अनन्या और अनिष्का भी अपने कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि उन दोनों को पहले से ही देरी हो चुकी थी। इन्फिनिटी ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में कॉल की तुलना में आज का माहौल बहुत शांत था। कॉलेज में हर तरफ गोशिप तो ही रही थी लेकिन ज्यादा शोरगुल नहीं सुनाई दे रहा था, जिसकी वजह कॉल शैडो ग्रुप के स्टूडेंट्स की खराब हालत थी, क्योंकि वे सभी लोग बड़ी बड़ी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए उनकी इस कंडीशन के लिए उनके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। तभी से कॉलेज में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी। अंशुमन और आर्यन हैकिंग में एक्सपर्ट थे, इसलिए अंशुमन ने आर्यन से बोलकर पहले ही सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली थी, जिससे वे अनन्या की किडनैपिंग के सबूत एकत्रित कर सके। वही रीति उनकी इस प्लानिंग से अनजान थी। वह तो चाहती थी कि कल जो कुछ भी उस बारे में किसी को भी ना पता चले, जिससे उसकी पावर्स ज्यादा लोगों के सामने ना आ पाए। जैसे ही वे दोनों कॉलेज पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लासेज अटेंड करने जा चुके हैं। अनिष्का और अनन्या ने अपनी कार को पार्किंग में ले जाकर पार्क कर दिया और भागती हुई अपनी अपनी क्लासेज को तरफ बढ़ गई, क्योंकि अनिष्का को सेकंड ईयर की क्लासेज अटेंड करना था और अनन्या का एडमिशन फिर से फर्स्ट ईयर में ही हुआ था, क्योंकि इसके पहले वह अपने एग्जाम नहीं दे पाई थी। अनन्या जैसे ही अपनी क्लास में गई उसने देखा कि क्लास में प्रोफेसर पहले से आ चुके थे और अभी सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था। अनन्या ने क्लास के बाहर खड़े होकर थोड़े डर के साथ कहा, मे आई कम इन सर।
जैसे ही अनन्या ने ये कहा, क्लास के सभी स्टूडेंट और प्रोफेसर दीक्षित उसी की तरफ देखने लगे, क्योंकि आज क्लासेज के पहले दिन ही वह लेट हो गई थी। प्रोफेसर दीक्षित नेचर से बिल्कुल शांत और अनुभवी टीचर थे, इसलिए वे अनन्या के चेहरे को देखकर समझ गए थे कि उसे क्लास में देरी से आने का अफसोस है। इसलिए उन्होंने बिना किसी सवाल के अनन्या को हाथ से अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, जल्दी अंदर आ जाओ। बिना किसी डिस्टरबेंस के अंशुमन ने देखा कि अनन्या भी उसी की क्लास में है। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई और उसने अपने बगल में बैठे आर्यन को आंखों से इशारा करके पीछे वाली बेंच पर जाने के लिए बोल दिया। क्योंकि आर्यन पहले से अंशुमन के ऐसा करने की वजह को जानता था, इसलिए वह बिना किसी ऑब्जेक्शन के पीछे वाली बेंच पर चला गया। अनन्या ने क्लास में आकर जैसे ही अंशुमन को देखा, उसकी आंख खुशी से चमक उठी और वह अंशुमन के बगल में खाली जगह देखकर उसी के तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वह अंशुमन से कुछ कदमों की दूरी पर थी तो उसने देखा कि एक लड़की अपनी जगह से उठकर अंशुमन के पास आकर बैठ गई। उस लड़की के ऐसा करने से रीति को थोड़ा तो बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी परेशानी को छिपाते हुए अपने चेहरे पर वह मुस्कान बनाए रखी और आगे बढ़कर आर्यन की बेंच पर जाकर बैठ गई। अंशुमन की बगल में जो लड़की आकर बैठी थी वह कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी, जिस लग रहा था कि अंशुमन ने उसके लिए ही आर्यन को अपने पास बैठने के लिए मना किया है। ये ख्याल आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। दूसरी तरफ अंशुमन की आंखों में प्रिया को अपने पास बैठा देखकर नाराजगी उतर आई थी। जैसे ही क्लास में सभी का इंट्रोडक्शन हो गया तो प्रोफेसर दीक्षित ने अपनी क्लास में कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पर बेसिक लेक्चर देना शुरू किया। लेकिन ये सब अनन्या के सिर के ऊपर से जा रहा था, क्योंकि ओजस्विनी ने तो पहले कभी भी ये सब सुना भी नहीं था। उसने भले ही अनन्या की बॉडी को अपना लिया था, लेकिन उसके पास अनन्या की मेमोरी बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि ओजस्विनी और अनन्या के समय की पढ़ाई में बहुत अंतर था। ओजस्विनी ने कुछ सोचा और फिर धीरे से आर्यन के पास जाकर उसके कान में बोली, सुनो, क्या आप हमारी सीट से अपनी सीट बदल सकते हैं? उसकी इस बात पर आर्यन ने पहले तो उसे हैरानी से देखा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया। आर्यन के सहमत होते ही रीति ने प्रोफेसर का ध्यान बोर्ड पर से हटते अपनी जगह बदल ली और अब वह अंशुमन के ठीक पीछे बैठी हुई थी। अनन्या ने अंशुमन का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए पीछे से अंशुमन की शर्ट को हल्का सा खींचा। उसके ऐसा करते ही अंशुमन को समझ नहीं आया कि अनन्या ने ऐसा क्यों किया। अंशुमन ने अपने मोबाइल पर कुछ टाइप करके अनन्या को साइड से दिखा दिया। अनन्या ने जैसे ही उसके लिखे शब्द क्या हुआ को पढ़ा, उसने धीरे से अपना सिर आगे करते हुए अंशुमन के करीब जाकर फुसफुसाया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? उसकी बात सुनकर अंशुमन को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह ओजस्विनी के बारे में अब जान चुका था। उसने अगले ही पल फिर से अपने मोबाइल में कुछ लिखकर अनन्या को दिखाया। अनन्या ने देखा तो उसमें लिखा था, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डालो। उसकी इस बात को पढ़कर अनन्या ने अपना मोबाइल साइलेंट कर लिया। दरअसल बात ये थी कि अंशुमन को पता नहीं था कि क्लास में आने से पहले अनन्या ने अपना मोबाइल बंद किया है या नहीं, इसलिए वह उससे मैसेज में बात करने से पहले ये कंफर्म करना चाहता था कि वह अपना मोबाइल साइलेंट कर ले। जब उन दोनों इस तरह से कन्वर्सेशन कर रहे थे तो प्रिया ने देखा कि अंशुमन इस समय प्रोफेसर के लेक्चर को ध्यान से नहीं सुन रहा था, इसलिए उसने अंशुमन से धीरे से सवाल किया, अंश, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उसने इतना ही कहा था कि प्रोफेसर ने उसे बात करते देख लिया था। प्रोफेसर से प्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस प्रिया बंसल, मुझे लगता आपको मुझसे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान मेरे लेक्चर में नहीं है। आप अभी इस समय मेरी क्लास से निकल जाइए। प्रोफेसर की डांट सुनकर प्रिया को बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपनी सफाई में कहा, सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो आपका लेक्चर ही सुन रही थी। लेकिन अंशुमन का ध्यान आपके लेक्चर में न देखकर मैं तो उसे बस ये बोल रही थी कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे। उसके ऐसा बोलते ही अंशुमन के साथ साथ सारी क्लास उसे हैरानी से देखने लगी। सभी के दिमाग में इस समय एक ही बात चल रही थी कि कैसे ये लड़की खुद की चोरी पके जाने पर अपना इल्जाम दूसरे के सिर पर डालने में थोड़ा भी समय नहीं लेती है। वही आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह धीरे से बड़बड़ाया, आखिर ही तो गिरगिट ही ना, आज नहीं तो कल ऐसे अपना रंग बदलना ही था। आर्यन की यह बात उसके अलावा सिर्फ अनन्या, अंशुमन और प्रिया ने सुनी थी। प्रिया ने पीछे मुड़कर आर्यन की तरफ घूरकर देखा और अपना सामान लेकर वहां से चली गई। उसे जाता देख आर्यन ने अंशुमन के कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, देख भाई, आज मैंने तुझे उस मेकअप की दुकान से बचा लिया, इसके लिए तुझ पर मेरा एक एहसान रहा। आर्यन के ऐसा बोलते ही अंशुमन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना सिर हिला दिया। अंशुमन ने आर्यन की बात पर धीरे से कहा, लेकिन एहसान उस चीज के लिए मानूंगा जो अभी होने वाली है।
उसकी बात सुनकर आर्यन असमंजस में उसके शब्दों का अर्थ समझ ही रहा था। तभी प्रोफेसर ने अंशुमन की तरफ एक उंगली दिखाते हुए कहा, क्या आपको अलग से क्लास के बाहर जाने के लिए बोलना होगा? प्रोफेसर की बात सुनकर अंशुमन ने पलटकर एक बार आर्यन के हैरानी से भरे चेहरे को देखा और उसे एक मुस्कान देकर क्लास से निकल गया। वही अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब तो अंशुमन भी क्लासरूम से चला गया। अब वह क्या करेगी? उसी समय अनन्या की मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। यह मैसेज किसी और का नहीं, अंशुमन का था। चैप्टर 18 फ्रेशर पार्टी की अनाउंसमेंट। प्रिया जब से क्लासरूम से बाहर आई थी उसे वह सीन याद आ रहा था जब वह आर्यन की बात पर उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी थी तो उसके साथ बैठी लड़की को देखकर वह हैरान रह गई थी। इसलिए वह जल्दी जल्दी में रूम से बाहर आ गई। फिर उसने गहरी गहरी सांस लेकर सोचा, ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? फिर उसने कहा, मुझे खुद के एक्सप्रेशन ठीक रखने होंगे जिससे किसी को मुझ पर शक ना हो। वह जैसे ही यह बोलकर पीछे मुड़ी अपने सामने अंशुमन को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अब उसे अंशुमन के साथ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह अंशुमन से बात करने उसके पास गई, अंशुमन उसे इग्नोर करते हुए बाहर लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गया और उसने अपना मोबाइल निकाल कर अनन्या को मैसेज किया, अपने ब्लूटूथ निकालकर मोबाइल से कनेक्ट करो। उसने मैसेज किया ही था कि प्रिया अंशुमन के बगल में आकर बैठ गई और उससे बोली, सॉरी यार अंश, मैं तेरा नाम प्रोफेसर के सामने नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया। उसकी इस बात पर अंशुमन ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। क्लासरूम के अंदर अनन्या ने अंशुमन का मैसेज पढ़ते ही वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उसके अपने कानों में ब्लूटूथ लगाने के 2 मिनट बाद ही उसके पास अंशुमन का कॉल आ गया। क्लासरूम के बाहर जैसे ही प्रिया ने देखा कि अंशुमन किसी को कॉल कर रहा है और उसने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा रखा है, वो समझ गई कि अंशुमन उससे बात नहीं करना चाहता है और उसे इग्नोर कर रहा है। ये ख्याल आते ही उसने गुस्से में अपने मन में कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया अंश, मैं तुमसे अपने इस बिहेवियर का बदला लेकर रहूंगी। ये सोचकर अनन्या वहां से उठकर चली गई और अंशुमन ने जब उसे जाते देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी उसने देखा कि अनन्या ने कॉल पिक कर लिया है तो वह बोला, तुम कॉल पर कुछ बोलना नहीं, मुझे प्रोफेसर के लेक्चर सुनने दो। उसकी इस बात पर अनन्या ने सिर्फ इतना ही कहा, हम। इस समय अंशुमन और अनन्या दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि दोनों के कानों में एक दूसरे की सांसों की आवाज पड़ रही थी। दूसरी तरफ प्रिया ने कॉलेज से बाहर आते ही अपने डैड को कॉल लगाया। कॉल पिक होते ही उसने सिर्फ इतना कहा, डैड वह इसी कॉलेज में आ गई है, लेकिन पता नहीं कैसे उसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। उसके बाद प्रिया ने कॉल पर सामने वाले व्यक्ति की कुछ बात सुनी और फिर कॉल कट करके एक राहत की सांस ली। उसके बाद वह अपनी कार में बैठकर कॉलेज से बाहर चली गई। लगभग 1 घंटे बाद जब क्लास खत्म हो गई तो रीति ने तुरंत कॉल कट कर दिया और अपना मोबाइल बैग में रखकर आर्यन के साथ क्लासरूम से बाहर आ गई। जैसे ही रीति बाहर आई अंशुमन को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे इस तरह से अंशुमन को अपने सामने देखकर पता नहीं क्यों लेकिन उसे किस करने का मन कर रहा था। हालांकि उसे खुद ये सोचकर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब उसे रहा नहीं गया तो उसने अपने आई ग्लासेज निकाले। तभी अचानक से उसकी आंखों में एक सिल्वर लाइट चमकी जिससे उसके आसपास खड़े सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। जिसके बाद अनन्या ने अपने कदम अंशुमन की तरफ बढ़ाए और उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को ले जाकर साक्षी ने उसके होंठों को हल्का सा चुम लिया। उसके ऐसा करने के तुरंत बाद वह वापस आर्यन के पास आकर खड़ी हो गई और अपने आई ग्लासेज वापस लगा ली, जिससे वापस आसपास का माहौल पहले जैसा हो गया। लेकिन अचानक से अंशुमन की उंगलियां अपने आप ही अपने होंठों पर चली गई। उसे ऐसा करते देख अनन्या को उसके लिए थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था, लेकिन उसने देखा कि अंशुमन ने उन दोनों को देखकर अपनी उंगलियां नीचे कर ली और तेजी से उनके पास आ गया और अनन्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आज के लिए थैंक यू रीति। उसे यह बोलते देख रीति सकपका गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंशुमन को उसके बारे में कैसे पता चल गया। अनन्या ने हड़बड़ाते हुए उससे सवाल किया, वो किस लिए? ये सुनकर अंशुमन ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, और किस लिए? तुम्हारी वजह से मैं आज के लेक्चर अटेंड कर पाया, इसलिए तुम्हें क्या लगा था? साक्षी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। और यह बोलकर उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। अंशुमन समझ गया था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो अनन्या उससे छिपा रही है, लेकिन उसने इस बारे में अभी कोई सवाल नहीं किया और वे लोग कैंटीन की तरफ बढ़ गए। जाते हुए रास्ते में आर्यन ने धीरे से अंशुमन से सवाल किया, तुम दोनों अभी किस बारे में बातें कर रहे थे? और तूने उसे थैंक यू क्यों कहा?
उसके सवाल सुनकर अंशुमन ने उसे जो कुछ क्लास में हुआ वह सब कुछ शॉर्टकट में बता दिया, जिसे सुनकर आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने उत्सुकता से अपनी भौहें उठाकर सवाल किया, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये बोलकर आर्यन उसकी तरफ देखकर अपनी एक आई ब्लिंक करके वहां से भाग गया। अनन्या अभी तक अनिष्का से कॉल पर बात करके उसे कैंटीन आने के लिए बोल रही थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि अंशुमन और आर्यन अभी अभी क्या बातें कर रहे थे। उसने जैसे ही अनिष्का का कॉल कट किया, रीति ने आर्यन को वहां से भागते हुए और अंशुमन को मुस्कुराते देखा, तो वह अंशुमन की तरफ देखकर सवाल करते हुए बोली, आप दोनों क्या बात कर रहे थे? और आपका दोस्त इस तरह से भागकर क्यों चला गया? अनन्या के सवाल को सुनकर अंशुमन ने सिकपाकते हुए कहा, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही, शायद उसे कोई काम आ गया होगा इसलिए वह चला गया। बात को बदलने के लिए अंशुमन ने कहा, चलो हम दोनों कैंटीन चलते हैं। उसकी बात अनन्या को कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने आगे कोई सवाल किया हाँ में अपना सिर हिला दिया और दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए। इसी तरह 5 दिन कैसे निकल गए किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि अब कॉलेज स्टार्ट हुए 1 हफ्ता हो गया था, इसलिए सभी तरफ फ्रेशर पार्टी की बातें ही चल रही थी। शैडो ग्रुप भी 5 दिनों के बाद आज कॉलेज आने वाला था। वे लोग अब तक काफी हद तक ठीक हो चुके थे, बस उनके चेहरे पर हल्के फुल्के निशान रह गए थे। उन्होंने तो कॉलेज अथॉरिटी से अपनी शिकायत भी वापस ले ली थी, जिससे किसी को ये बात ना पता चले कि वे सभी एक लड़की से पीटे हुए थे। रेहान ने मिशा और टीना को भी कुछ दिनों के लिए कॉलेज जाने से मना कर दिया था, लेकिन उन दोनों को भी उस दिन की सच्चाई नहीं बताई थी। मिशा और टीना ने भी उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सही समय आएगा तो वे दोनों दक्ष से सारी बातें निकलवा लेंगी। सभी सीनियर की मीटिंग होने के बाद वे पांचों हर क्लास में फ्रेशर पार्टी की अनाउंसमेंट करने के लिए चले गए। जैसे ही वे लोग फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में गए तो क्लास के प्रोफेसर से उन्हें थोड़ा समय मांगा, और प्रोफेसर भी थोड़ी देर के लिए पीछे की तरफ जाकर खड़े हो गए। इस रेहान जैसे ही अनाउंसमेंट करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नज़र तुरंत ही अनन्या पर चली गई, जो इस समय अंशुमन के साथ बैठी हुई थी। क्योंकि प्रिया कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आई थी, इसलिए उन दोनों के बीच में परेशानी खड़ी करने वाला कोई नहीं था। अनन्या की तरफ देखने पर रेहान की नज़रों में गुस्से के साथ लस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने मन ही मन कहा, तुझे तो मैं अब अपने बिस्तर पर लाकर ही रहूंगा। अंशुमन भी समझ चुका था कि अनन्या ने जो कुछ उन लोगों के साथ किया है, आज नहीं तो वे लोग उसका बदला लेकर ही रहेंगे। उसके बाद रेहान सभी को फ्रेशर पार्टी के बारे में बताने लगा। कुछ दिनों से अंशुमन घर में रोज सुबह अनन्या को उसके सब्जेक्ट समझाता था। क्योंकि अनन्या मतलब ओजस्विनी एक आम लड़की नहीं थी, इसलिए उसकी रीड करने की क्षमता बहुत तेज थी और वह बहुत जल्दी सब कुछ समझ जाती थी। वह एक बुक को ज्यादा से ज्यादा एक दिन में पूरा याद कर लेती थी, इसलिए जल्द ही वह बहुत कुछ समझने लगी थी। अंशुमन उसे लाइब्रेरी से अलग अलग बुक्स इशू करवा देता था, इसलिए उसे कुछ भी पढ़ने में परेशानी नहीं आई। जब रेहान और उसके दोस्त अनन्या की क्लास में आए तब भी वह कुछ बुक्स ही पढ़ रही थी, इसलिए उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने अंशुमन के चेहरे पर गुस्सा नोटिस किया तो वह समझ गई कि कुछ तो गलत है। उसने जैसे ही अपना चेहरा सामने खड़े लोगों को देखने के लिए आगे की तरफ किया, तो उसे अपने सामने शैडो ग्रुप के मेंबर्स को देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इसलिए आज नहीं तो कल रीति से उनका सामना होना ही था। अनन्या ने देखा कि वो लोग फ्रेशर पार्टी के बारे में बता रहे हैं, जो कि 10 दिन बाद है, लेकिन अनन्या ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। तभी उसने देखा कि रेहान उसे अजीब तरीके से घूर रहा है। वह अंशुमन के चेहरे पर आए गुस्से का कारण अब समझ चुकी थी, इसलिए उसने इस बार रेहान को मजा चखाने के बारे में सोचा और धीरे से अपने हाथ से एक चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही रेहान की आवाज अचानक से बोलते हुए लड़खड़ाने लगी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर क्लास में बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ने लगे। उसके दोस्त दक्ष और आहान तो उस दिन की पिटाई के बाद अनन्या से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन उन्होंने जब अचानक से रेहान की तबीयत खराब होते देखी तो वे सभी रेहान को क्लास से बाहर लेकर चले गए। वहीं मिशा ने क्लास में कहा, आप सभी फ्रेशर पार्टी की बाकी की इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पर देख लीजिएगा। ये बोलकर मिशा भी वहां से चली गई। अंशुमन ने अनन्या को ये सब करते हुए देख लिया था, इसलिए उसे समझने में देरी नहीं लगी कि यह सब अनन्या ने किया है। ये जानकर उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। अनन्या ने उसे इस तरह से खुद को देखता पाकर कहा, अब आपको क्या हो गया है? हमें इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? इस समय उसकी आवाज बिल्कुल बेपरवाह लग रही थी, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अंशुमन ने अपनी आंखें बोर्ड की तरफ करते हुए धीरे से फुसफुसाया,
मैंने अभी अभी देखा कि तुमने क्या किया है। तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे जानना था कि क्या उस दिन तुमने मुझे टेलीपैथी से अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। उसकी इस बात को सुनकर अनन्या को थोड़ी हैरानी तो हुई कि अंशुमन को इतने जल्दी उसकी पावर्स के बारे में पता चल गया है, लेकिन अनन्या ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए बस उसे एक स्माइल दे दी और प्रोफेसर के लेक्चर ध्यान से सुनने लगी। अंशुमन समझ गया था कि वह भी उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए उसने भी आगे कोई सवाल नहीं किया। सारी क्लासेज खत्म होने के बाद रोज की तरह अनन्या और अनिष्का अपनी कार से घर के लिए निकाल गए। वही अंशुमन आर्यन के साथ उनकी कार के पीछे पीछे चल दिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।